जी हां, यह सवाल महीनों से पूछा जा रहा था। अब की बार किसकी सरकार? बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में। अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। बंगाल में टीएमसी की सत्ता में लगातार तीसरा चुनाव जीतकर वापसी हो रही है। तस्वीरें थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको, वहां से जो ताजा तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ये देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जश्न मना रहे हैं। हालांकि सही नहीं है। जश्न मनाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दे दिए हैं। एसएचओ भी सस्पेंड होंगे। इसीलिए न्यूज 24 से हम तो यही अपील कर रहे हैं, बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। कोई जश्न नहीं मनना चाहिए, कोई भीड़ कहीं नहीं होनी चाहिए। टीएमसी जीत रही है, बीजेपी 79 सीटों पर सिमटी हुई है। यह बंगाल की ताजा तस्वीर है। 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सारी सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। असम में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। 126 सीटें हैं असम में। 78 सीटों पर फिलहाल बीजेपी अपने गठबंधन में आगे चल रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी 47 सीटों पर है। केरल में ऐसा लगता है लेफ्ट गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। 140 में से 81 सीटों पर फिलहाल वो आगे है। यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन 50 पर है। वहीं तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में यूपीए जीतता हुआ दिख रहा है और एआईएडीएम के बीजेपी का गठबंधन एनडीए पीछे चल रहा है। और पुदुचेरी में एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है। अब ममता बनर्जी की जीत की जो वजह है उस पर भी लगातार हम विश्लेषण कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तीसरी बार बंगाल की जनता ने ममता पर भरोसा किया है। ममता बनर्जी जनता से सीधे एक बार फिर चुनाव में जुड़ने में कामयाब रही हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति में, देश में नेशनल लीडर के तौर पर ममता का कद बढ़ेगा क्या? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी नेता के तौर पर उभरकर सामने आएंगी क्या? बीजेपी के खिलाफ ममता का बाहरी कार्ड चल गया क्या? क्या राष्ट्रीय मुद्दों से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ क्या? क्या टीएमसी नेताओं को तोड़कर बीजेपी में लाना और उनसे चुनाव लड़वाना, क्या यह भी नहीं चला क्या? और कोरोना से जो हालात बने, क्या ऐसे में चुनाव करवाना, खासतौर से आखिरी 2-3 चरणों में रैली करना, रोड शो करना, यह भी भारी पड़ा क्या? और सीएम का चेहरा न देना ममता बनर्जी के खिलाफ, यह भी भारी पड़ा क्या? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन गौरव भाटिया, पहले जो मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, दीदी और दीदी का पूरा नैरेटिव अटैक करने का प्रधानमंत्री का तरीका, और जैसे में जब वो व्हील चेयर पर थी, भारी पड़ा क्या, खासतौर से महिलाओं में? महाराज जी देखिए, आज कोविड को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ब्रेक में जाने से पहले आपने उदाहरण दिए उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे शहर थे जहां पे आपने कहा जश्न मनाया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आदेश सामने आया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करूंगा, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। जो हम पे लागू होगा वही दूसरों पे होगा, और जो उन पे लागू होगा वही हम पे होगा। आज ये समय नहीं है किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, लीडर हो, वो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करे, ये उचित नहीं है। और ये विनम्र अपील है सबसे कि अगर हम जीतेंगे भी तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करके जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी बात, अब अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आते हैं। आपने कहा अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, तो सह सम्मान में एक ही बात कहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का पश्चिम बंगाल में क्या लेना देना, आप बताइए कितने वोट आए, कितनी सीट आई। लेकिन एक बात जरूर उठानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा से नफरत इतनी कि कोविड के समय में अपने स्टार प्रचारक ममता बनर्जी को दे दिए थे। जैसे तथाकथित किसान राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे, तब कोविड का उल्लंघन नहीं हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपना घर जल चुका है, उसको संभाले रखिए। मैं तो एक अच्छी सकारात्मक बात करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते या हारे, लेकिन हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। मैं भी पश्चिम बंगाल की जनता के चरण स्पर्श करके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना वोट हमें दिया है और इतनी सीटों पे हमें आगे रखा और जितवाएंगे भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के दबाव में है। तीसरी बात, महिला होने की बार बार बात आ रही है, तो ठीक है हमारी सीटें 80 आए या 100 आए या 110 आए, लेकिन लड़ाई संविधान की है। संविधान की शपथ लेके एक मुख्यमंत्री एक नागरिक को कह दे कि तुम बाहरी हो, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, ना कभी होगा। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कॉल ना उठाए और उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करे, वो दैत्य हैं,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपशब्द कहे, तो ये जीत भी कहीं ना कहीं फीकी हो जाती है, क्योंकि संविधान तार तार हुआ है। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए वहां है, जो रात दिन एक किए हुए, कहा जाता है इनका घेराव करो, तो ये भी संवैधानिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जीत भी फीकी हो जाती है। और ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है, ये चलती रहेगी। आज हमारी 80 सीटें आए, 100 आए, 125 आए, लेकिन हम अपनी विचारधारा को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में एक साथ है, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, वो तो खैर आपकी पार्टी ने भी कई बार किया है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में अगर किसी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे राज्य में उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। उदाहरण दे दीजिए, बताइए। मैं अभी बता देता हूं, जेडीयू के साथ आप बिहार में सरकार चलाते हैं। जेडीयू ने कितने राज्यों में चुनाव लड़ा है जहां पर आप चुनाव लड़े, अलग से चुनाव लड़ा है आपके खिलाफ? नहीं, जेडीयू की आप बात कर रहे हैं। बंगाल में ही लड़ा है, और नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, कई बार होता है। खैर ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप भी जानते हैं। खैर ठीक है, नहीं वो होता है कई बार। उसमें देखिए, उसमें रीजनल रीजंस होते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। हर पार्टी के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना पड़ता है और दूसरे स्टेट में उसी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ता है। अब एलजेपी देख लीजिए, एलजेपी आपके साथ एनडीए में है केंद्र में, लेकिन बिहार में आपके खिलाफ चुनाव लड़ी है। ये होता है। विजय मिश्रा, आपके पास आ रहा हूं। विजय मिश्रा, अब महिलाओं की बात आ रही है। विजय मिश्रा, क्या आपको महिलाओं ने ये जिता दिया चुनाव? 50%, ये अभी आंकड़ा आ रहा है, कॉन्फर्मेशन मेरे पास इसका नहीं है, आएगा तो दूंगा। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी इस चुनाव में 50% वोट जीत रही है और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है? सिर्फ ममता बनर्जी महिला हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वोट बैंक महिला है, चाहे उनकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो। महिलाओं ने बाकी राज्यों में चुनाव में और केंद्र के चुनाव में उनको बड़ी संख्या में वोट दिया है। पर अगर महिलाओं ने ममता को बंगाल में वोट दिया है, क्या वजह है उसकी? क्या मानते हैं आप? मानक जी, उज्ज्वला योजना में इन लोगों ने तो गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन गैस सिलेंडर के भरने के पैसे नहीं। 1000 रुपए लगभग गैस सिलेंडर का जो है वो अभी दाम है। पेट्रोल डीजल महंगाई जो है चरम सीमा पर है। लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, यह देश की स्थिति है। और लोग जान गए कि सच्चाई क्या है। कितने लोग जनता के हमदर्द हैं और बंगाल को सोनार बंगला बनाने का जो ये लोग स्वप्न दिखा रहे हैं, इसे यहाँ की जनता जान गई है। इसीलिए यहाँ की जनता ने इनको नकारा है। और इसी कहीं ना कहीं, जैसा कि मेरे एक राजनीतिक विश्लेषक भैया बोल रहे थे, मैं उनके बात से सहमत नहीं हूं कि इसी का कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के इशारे पर इसी ने काम किया है। इसमें कहीं किंतु परंतु शंका संदेह की बात नहीं है। अच्छा, विजय जी रुकिए ना, एक सेकंड। ओके, इस पर चर्चा होती रहेगी। मैं पहले, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे। आपने कहा कि अब विपक्ष का बड़ा चेहरा बनकर ममता बनर्जी उभरेंगी और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकती हैं। थोड़ा बताएंगे कैसे होगा ये? कैसे आपको यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बहुत ऐसी विपक्षी पार्टी है जिन्होंने ममता दीदी को समर्थन किया है। तेजस्वी यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव जी, इन लोगों ने समर्थन किया है। और यहाँ जो है बंगाल अगर इनको 2024 का अगर इनको हेडक नहीं दिखता, अगर यह इनको नहीं लगता कि बंगाल से अगर ममता बनर्जी तीसरी बार अगर सरकार बनाती है तो 2024 में हमारे लिए चिंता का कारण बनेगी। इसीलिए ये सारी शक्ति ये लोग लगाए थे। तमाम जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जितनी एजेंसियां हैं, सबको इन लोगों ने लगाया था कि किसी भी तरह बंगाल की सत्ता को पाना है, बंगाल में सरकार बनानी है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाना है और अपनी मिट्टी तैयार करनी है। सारी शक्ति इन लोगों ने लगाया था। मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर, हर तरह की सरकारी तंत्र से लेकर के हर तरह। ओके, तो इसका जवाब अनुराधा जी ने दी है। ओके, अनुराधा जी, गौरव भाटिया इसके बाद आपको मौका दूंगा विजय मिश्रा का जवाब देने का। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अनुराधा जी, महिलाओं पर मैं आपसे बाद में रिएक्शन चाहूंगा। क्या महिला वोटर डिसाइसिव रही क्या ममता की इस जीत में? लेकिन उससे पहले, क्या 2024 में वाकई आपको लगता है विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी बन सकती हैं? लगातार 3 चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती हैं और हाल में इतनी बड़ी हार तो किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दी होगी। नहीं, देखिए वो तो खैर 2024 की स्थिति, वास्तु स्थिति बताएगी मानक।
लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जो जगन्नाथ है मोदी जी का या अमित शाह जी का, जो ये पूरा जो बीजेपी का जो पूरा ये जलजला है, विजय रथ है, हाँ जो विजय रथ है, हाँ। आप इसको कुछ भी कह दीजिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम करने की क्षमता, उनका चेहरा, उसके सामने कोई भी खड़ा हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसलिए ममता बनर्जी उस जगन्नाथ के सामने खड़ी रही, लड़ती रही, खड़ी रही और जीत रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगी, लोग महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर किसी भी पार्टी को 50% वोट तक मिलता है तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता के लिए महिलाओं ने जम के वोट दिया है। जैसा हमने अपने तमाम प्रोग्राम्स में, जब हमारे कोलीग राजीव रंजन प्रोग्राम्स कर रहे थे, माहौल क्या है उसमें अगर आपने देखा होगा मानक, हमेशा महिलाएं जो थी वो दीदी की बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त कनेक्ट दीदी का महिलाओं के साथ है। इसमें भी कोई शक नहीं कि वेस्ट बंगाल के बाहर, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, इन सब जगहों पे मोदी जी का महिलाओं के साथ कनेक्ट रहा है, चाहे वो उनकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उनकी और तमाम योजनाओं के कारण। तो एक विश्वास जो होता है ना, महिलाओं के लिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और विश्वास महिलाएं, वेस्ट बंगाल की महिलाएं जो हैं, उनको ममता दीदी में विश्वास है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है इतना बड़ा परसेंटेज, वोट का परसेंटेज जो है वो उनके तरफ जा रहा है। ओके, कुर्बान अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि टीएमसी के प्रवक्ता से ये विनंती है कि वो अपने पार्टी के लीडरशिप को ये बोलें कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और इसे इस तरीके से जश्न न मनाया जाए। ये सारे पार्टी के प्रवक्ताओं से ये विनंती है। बिल्कुल। विजय मिश्रा, आप सुन रहे हैं ना? कम से कम इतना तो हो सकता है। मानक, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। इसको अमल करेंगे। ओके, बहुत और हमारी नेत्री का ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस तो है, लेकिन जमीन पर कुछ जगह शायद फॉलो नहीं हो रहा है विजय मिश्रा, इसीलिए हमारी अपील है आपसे, जरा देखिएगा इसको। कुर्बान अली साहब बोलिए, क्या कह रहे थे? जी नहीं, मैं मानक ये कह रहा था कि जो अनुराधा जी कह रही थी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी के बारे में, 4 चरण होने के बाद में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि बाकी के जो 3 चरण हैं, 6, 7वां और 8वां, इसको एक कर दीजिए। तो इसमें कौन सी धरती फट जाती और कौन सा आकाश फट जाता। और कई हाई कोर्ट ने ये कहा कि गैर जिम्मेदारी से काम किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा हो किसी पार्टी को 50%, जो कि एक अभूतपूर्व है, उसमें यह कहना कि साहब 30% की वजह से या महिलाओं के 90% की वजह से, तो मैं समझता हूं कि ये पूरे बंगाल की जनता का अपमान होगा अगर इसको इस तरह से कहना, क्योंकि लोकतंत्र में जीत तो एक वोट की भी होती है। और उसको ये कहना कि साहब ये इस वोट बैंक की वजह से और उस वोट बैंक की वजह से आया, मेरे ख्याल में आज के दिन ये शोभा नहीं देता हम लोगों को ये चर्चा करना कि हम इस बात को कहें। नहीं, कुर्बान अली साहब एक सेकंड, हम कोई वोट बैंक बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम नहीं, बात आती है 30% की, बार-बार बात आ रही है। अच्छा, 30% की बार-बार बात आ रही है, इसलिए कहना पड़ रहा है। अच्छा, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। ओके, मुझे लगा आप महिलाओं के बारे में महिलाओं की भी कह रहा हूं कि सिर्फ महिलाओं की वजह से नहीं, 50% वोट मिल रहा है तो उसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। और आधी अगर आबादी वोट दे रही है, मतलब पश्चिम बंगाल की, तो उसके बाद में ये कहना कि साहब इसने इस कारण से और उस कारण से, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो आपको पता है कुर्बान अली साहब, आप तो इतने कितने चुनाव आप देख चुके हैं, मतलब मैं गिन भी नहीं पाऊंगा शायद। जब भी चुनाव का नतीजा आता है, उसका विश्लेषण जब किया जाता है, तब उसमें ये देखा जाता है कि भाई महिलाओं ने किसको वोट किया, युवाओं ने किसको वोट किया, बुजुर्गों ने किसको वोट किया। मैं जातियों पे और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम वो सही है, लेकिन उसको ब्रैकेट कर देना, मेरा सिर्फ ये था कि ब्रैकेट कर देना कि किसी एक वर्ग की वजह से जीती ममता बनर्जी, ये सही नहीं होगा। जाहिर है, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। ना जाहिर है, वो तो एक वर्ग तो वोट करता भी नहीं है, वोट तो खैर हर वर्ग का मिला होगा, लेकिन डिसाइसिव कौन सा वर्ग रहा, इसी पर चर्चा हो रही थी। गौरव भाटिया, आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी
उस महिला वोट बैंक को अपनी तरफ करने में कामयाब रही, आधी आबादी को अपनी तरफ करने में कामयाब रही, जो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करती है बाकी राज्यों में या लोकसभा चुनाव में? देखिए मानक जी, नरेंद्र मोदी जी को हर नागरिक पसंद करता है, ठीक है। आज जो रुझान आ रहे हैं बोले बंगाल में पसंद नहीं हमें किया, मानना पड़ेगा। बंगाल में पसंद नहीं किया। मैं आपकी बात पूरी कर लूं मानक। आज जो रुझान आ रहे हैं उसमें मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने हमसे बेहतर किया, लेकिन मैं कुर्बान अली जी की एक बात का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। आपने कहा शोभा नहीं देता कि हम बात करें, एक और चीज शोभा नहीं देती और आप मुझसे सहमत होंगे। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लेता है और बाद में कहता है सारे मुसलमान एक हो जाओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान लेके उसका नोटिस देता है। एक मुख्यमंत्री माइनॉरिटी नहीं कहा था, मुसलमान कहा था। और देखिए बड़ा कन्वीनियंटली हम लोग भूल जाते हैं कि वोट बांटते हैं मुसलमान मुसलमान करके और बाद में कहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब तो सिख समुदाय भी है, क्रिश्चियन समुदाय भी है। कितनी बार वोट मांगा इनका नाम लेके? नहीं मांगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने केंद्र की जो लाभकारी योजनाएं थी उनको कैसे रोका मानक जी? मैं आपको बताऊं, अभी उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, गैस के सिलेंडर तो रिफिल हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसान योजना 75 लाख किसानों को क्यों वंचित रखा? उनको लाभ नहीं मिला इस स्कीम का। पीपीई किट भेजी गई, पीली है इसलिए नहीं लेंगे। वैक्सीन का ट्रक भेजा गया, सिद्दीकुल्ला चौधरी ने रोक दिया। आयुष्मान योजना बहुत देरी से लागू करी। तो ठीक है, आज जीती है वो और हमें पूरी विनम्रता से स्वीकारना होगा, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है कि संविधान की अनदेखी करके राजनीति कब तक की जाएगी, भारतीय नागरिकों को कब तक बाहरी बताया जाएगा, ये सब सवाल बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इन्हें पूछती रहेगी। बस एक बात और जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में अपना जो वोट बैंक है परसेंटेज और सीटों का इजाफा किया है। पुडुचेरी को मत भूलिएगा, केरल को मत भूलिएगा, वहां हमारी सीटें बढ़ी हैं। दक्षिण भारत में भी बहुत प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि वहां के नागरिकों का विश्वास हमने जीता है। असम में पुनः सरकार बनना, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा दल टीएमसी के बाद बन के उभरना, ये दर्शाता है कि हमारी नीतियां सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है और हम कार्य करते रहेंगे। अगर चुनाव हार भी जाते तो उससे कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उस पार्टी की तरह नहीं है जो गायब हो जाए जब चर्चा हो और कहे कि हम कोविड की वजह से गायब हैं, जबकि उनके नेता 14 अप्रैल तक खुद रैली कर रहे थे और जब लक्षण पाए गए कोविड के तो वो गायब हो गए, ये बोलते हुए कि आप देखिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जनता जो है खतरे में आ जाएगी। ओके, अब थोड़ी देर पहले जो हम अपील कर रहे थे विजय मिश्रा आपकी पार्टी से कि जश्न ना मनाएं, फिलहाल मुझे अपडेट ये मिल रही है कोलकाता में आपके कार्यकर्ता न सिर्फ जश्न मना रहे हैं बल्कि जश्न मनाते मनाते जुलूस लेकर बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गए। विजय मिश्रा, इसीलिए हमारी फिर से अपील है, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज सुन पा रहे हैं? मनोज सुन पा रहे हैं? मनोज सुन पा रहे हैं मुझे? कोलकाता से मनोज सुन पा रहे हैं? जी देखिए, ये यहाँ पे हम मौजूद है बीजेपी का जो पार्टी आपने देखी है। मनोज, बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज ठीक से मुझे मिल नहीं रही है। थोड़ी देर में फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त का अपडेट फिर से आपको बता दें, चर्चा और विश्लेषण चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाती हुई दिख रही हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतती हुई दिख रही हैं और वो भी उतने ही बड़े बहुमत के साथ। 228 सीटें ममता बनर्जी ने 2011 में जीती थी जब लेफ्ट फ्रंट को करारी हार दी थी। उसके बाद 211 सीटें जीती थी 2016 में और अब देखिए 208 सीटें फिलहाल टीएमसी जीतती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बीजेपी 79 पर अटक गई। लेफ्ट और कांग्रेस सुपड़ा ही साफ है, सिर्फ 2 और अदर्स को मिल रही हैं 3 सीटें। बहुत बड़ी जीत इसे कहा जाएगा, खासतौर से तब जब पहले लेफ्ट फ्रंट को हराया जो कि 35 साल से राज कर रहा था, उसके बाद अब देखिए बीजेपी को हराया, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को जिसने पूरी ताकत झोंक रखी थी। मनोज अब जुड़ गए हैं कोलकाता से। मनोज सुन पा रहे हैं? मनोज सुन पा रहे हैं तो बताइए क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप?
मनोज को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन मनोज के पीछे की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। अच्छी खासी भीड़ है और वहां पर हेलो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए देखिए झंडे लेकर और बीजेपी के दफ्तर तक पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें दिखाना भी अहम है। मनोज से बात करने की कोशिश करता रहूंगा, पर ये देखिए तस्वीरें। और ये तब है जब कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल ऐसा वैसा नहीं, पीक चल रही है। 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं रोज, ये सरकारी आंकड़े हैं। मनोज सुन पा रहे हैं? मनोज, जी 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 मनक, हाँ बताइए मनोज, क्या देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है? हेलो। जी देखिए, इस समय हम मौजूद है बीजेपी पार्टी का कोलकाता का हेस्टिंग ऑफिस है। यहाँ पे देखिए करीबन हजारों की संख्या में जो थे यहाँ जो टीएमसी समर्थक थे, बकायदा रैली निकाले हैं सारे लोग। देखिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो बीजेपी के दफ्तर के पास उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सुरक्षा कर्मी है पूरा वहां पे कर दिए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और उसी के सामने देखिए यहाँ पे जिस तरह से अब जश्न में जो यहाँ टीएमसी के जो समर्थक है कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं जीत की खुशी में। पूरी सड़कों पे देखिए यहाँ पे बाइक रैली हो रही है। और जाहिर सी बात है इसमें देखिए कुछ लोगों के मास्क लगा रखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि मास्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार कह रही थी कि जश्न मनाना है, सादगी के तरीके से मनाना है, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ जो हुजूम है, पूरा जुलूस इस समय सड़कों पर निकला है। जो कार्यकर्ता जो टीएमसी के जो समर्थक है बकायदा झंडे मनोज, ओके लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार जरा मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए। विजय मिश्रा, इसका मतलब आप जो बाकी 3 चरण 1 चरण में करा दीजिए, वो सब आप पाखंड कर रहे थे विजय मिश्रा। इसका मतलब विजय मिश्रा, आपके कार्यकर्ता जीत के बाद जो सड़कों पर कर रहे हैं कोविड के दौरान बिना मास्क के, भीड़ में बीजेपी के दफ्तर पहुंच गए जश्न और जुलूस में, इसका मतलब आप जो चुनाव के दौरान कोरोना की पीक को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से कह रहे थे बाकी के 3 चरण 1 चरण में करा दो, वो पाखंड था। इसका मतलब ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद जवाब लूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।